नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको एक नया चैप्टर कराने जा रही हूँ आपकी पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम का, जिसका नाम है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। यानी कि विभिन्न प्रकार के जो पत्र लेखन होते हैं उनका रूप कैसा होता है, आकार कैसा होता है और उनके लेखन की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है, किस प्रकार उनको लिखा जाता है। आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर की, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न स्वरूप और लेखन प्रक्रिया। इसमें हम पत्रकारीय लेखन क्या है, समाचार कैसे लिखा जाता है, समाचार लेखन के 6 प्रकार कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, फीचर और फीचर कैसे लिखते हैं, विशेष रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। जो चैप्टर है हमारा पत्रकारीय लेखन क्या है, ठीक है। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि पत्रकारीय लेखन की दुनिया में आने की कोशिश करने वाले नए लेखन के लिए सबसे पहले यह समझना बहुत ज़रूरी है कि पत्रकारीय लेखन क्या है, समाज में उसकी भूमिका क्या है, वह अपनी इस भूमिका को कैसे पूरा करता है। दरअसल अखबार पाठकों को सूचना देने, जागरूक करने, शिक्षित बनाने और उनका मनोरंजन करने का दायित्व निभाते हैं। लोकतांत्रिक समाजों में वे एक पहरेदार, एक शिक्षक, एक जनमत निर्माता के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अपने पाठकों के लिए वे बाहरी दुनिया में खुलने वाली ऐसी खिड़की हैं जिसके जरिए असंख्य पाठक हर रोज़ सुबह देश, दुनिया और अपने आस पड़ोस की घटनाओं, समस्याओं, मुद्दों और विचारों पर से अवगत होते हैं। अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं तथा सूचनाओं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहते हैं और इसके कई रूप हैं। पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर यानी कि स्वतंत्र। जो पूर्णकालिक पत्रकार हैं वो किसी भी समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतन भोगी कर्मचारी होता है, यानी कि उसको जो है एक प्रॉपर मंथली वेतन मिलता है और वो उस अखबार या पत्रिका के लिए जो है वो काम करता है, ठीक है, पूर्ण रूप से, यानी कि पूरा मंथ जो है वो उनके लिए काम करता है और उनको उसके एवज में सैलरी मिलती है। किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला पत्रकार होता है, उसको बोलते हैं हम अंशकालिक पत्रकार। यानी कि एक उसको समाचार संगठन के लिए कोई काम करता है, एक निश्चित वेतन जो है उसको दिया जाता है, ठीक है, उसको अंशकालिक पत्रकार कहते हैं। यानी कि एक वेतन भोगी जो है पत्रकार होता है, जो एक कंटेंट उनको देगा और उसके बदले में उनको पैसे मिल जाएंगे, चाहे वो कोई भी समाचार क्यों ना, कोई भी खबर क्यों ना हो, वो जब उसको अपने जो पत्रकार होता है, जो मुख्य कर्ता धर्ता होता है अखबार का या पत्रिका का, तो उसके लिए वो क्या करता है, सिर्फ अपने कंटेंट को उसको देता है और उसके बदले में उसको पैसे मिलते हैं, तो वो होता है अंशकालिक पत्रकार, ठीक है। यानी कि वेतन के आधार पर उसको जो है वो खबर जो है उनको देता है। कहने का मतलब ये है कि जो अखबार उनको पैसे देता है उनको वो खबर दे देता है। ऐसे में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पत्रकारीय लेखन का संबंध और दायरा समसामयिक और वास्तविक घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों से है। हालांकि यह माना जाता है कि पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है, लेकिन यह साहित्य सृजनात्मक लेखन, कविता, कहानी, उपन्यास आदि से इस मायने में सबसे अलग है। इसका रिश्ता तथ्यों से है, ना कि कल्पना से, ठीक है, इसलिए इसको अलग तरह से लिखा जाता है। दूसरा, पत्रकारीय लेखन साहित्यिक सृजनात्मक लेखन से इस मायने में भी अलग है कि यह अनिवार्य रूप से तत्कालिकता और अपने पाठकों की रुचियों और ज़रूरतों को ध्यान में रखकर किया जाने वाला लेखन है, जबकि साहित्यिक रचनात्मक लेखन में लेखक को काफ़ी छूट होती है। अखबार और पत्रिका के लिए लेखन लिखने वाले लेखक और पत्रकार को यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वह विशाल समुदाय के लिए लिख रहा है, जिसमें एक विश्वविद्यालय के कुलपति, सरीखे विद्वान से लेकर कम पढ़ा लिखा मजदूर और किसान भी शामिल हैं। इसलिए उसकी लेखन शैली, भाषा और गूढ़ से गूढ़ विषय की प्रस्तुति ऐसी सहज, सरल और रोचक होनी चाहिए कि वह आसानी से सबकी समझ में आ जाए। पत्रकारीय लेखन में अलंकारिक, संस्कृतनिष्ठ भाषा शैली की बजाय आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। पाठकों को ध्यान में रखकर ही अखबारों में सीधी, सरल, साफ सुथरी लेकिन प्रभावी भाषा का इस्तेमाल पर जोर देना चाहिए।
शब्द सरल और आसानी से समझ में आने वाले होने चाहिए। वाक्य छोटे और सहज होने चाहिए। जटिल और लंबे वाक्यों से बचना चाहिए। भाषा को प्रभावी बनाने के लिए गैर ज़रूरी विशेषणों, जॉन्स और क्लीशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिसके इसके प्रयोग से भाषा जो है वो बोझिल हो जाती है। अब बारी आती है कि समाचार कैसे लिखा जाता है। ये तो हमने पढ़ लिया कि किस तरह के हमने सबसे पहले पढ़ा था रेडियो समाचार कैसे लिखते हैं, टीवी के लिए समाचार कैसे लिखते हैं, अखबारों के लिए समाचार किस प्रकार से लिखा जाता है। तो अब बात करते हैं हम समाचार कैसे लिखा जाता है। पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है। आमतौर पर अखबारों में समाचार पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं, जिन्हें संवाददाता या रिपोर्टर भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये बताते हैं कि समाचार कैसे लिखा जाता है। क्या समाचार लिखने की कोई विशेष शैली होती है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए अपनी पसंद की किसी भी अखबार में छपने वाली खबरों को ध्यान से पढ़िए। आपको ऐसा लगता है कि उसमें छपी अधिकांश खबर एक खास शैली में लिखी गई हैं। आपने बिल्कुल ठीक पहचान लिया है कि एक विशेष खबर जो है, सारी की सारी खबरें एक विशेष शैली में लिखी जाती हैं। अखबारों में प्रकाशित अधिकांश समाचार एक खास शैली में लिखे जाते हैं। इन समाचार शैली में किसी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा गया है। उसके बाद के पैराग्राफ में उसे कम महत्वपूर्ण सूचना तथा तथ्य की जानकारी दी गई है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक समाचार खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज़ दिखाई गई हैं। एक है ये सीधा पिरामिड और ये है एक उल्टा पिरामिड। ठीक है, जो हमारी कहानियाँ होती हैं, उपन्यास होते हैं, वो लिखे जाते हैं इस सीधा पिरामिड शैली में, और जो हमारे समाचार जो होते हैं वो किस में लिखे जाते हैं? उल्टा पिरामिड शैली में। ठीक है, अब जो उल्टा पिरामिड शैली है, इसमें सबसे पहले जब हम समाचार लिखते हैं तो हम उल्टा पिरामिड शैली में इसमें लिखते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसके हम 3 भाग करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंट्रो या मुखड़ा, और दूसरा होता है बॉडी, और तीसरा होता है समापन। यानी कि एंट्रो और मुखड़ा, इसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले जो खबर है, समाचार जो भी समाचार हम छाप रहे हैं, जो भी हमारी खबर है, उसका इंट्रोडक्शन इसमें देंगे कि कब कैसे क्या कहाँ क्यों हुई है। यानी कि खबर में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो लिखी जाएगी। बॉडी में लिखा जाता है कि समाचार जो खबर है उसमें क्या क्या घटित हुआ है। ठीक है, और समापन में जो कम महत्वपूर्ण बात होती है वो लिखी जाती है। ठीक है, देखिए अब पढ़ते हैं कि हमने जो है पहले भी पढ़ चुके हैं कि समाचार लेखन की कला जो है वो उल्टा पिरामिड शैली में होती है। ठीक है, जिसको कि हम इन्वर्टेड पिरामिड शैली भी कहते हैं। यह समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली है। यह शैली कहानी या कथा लेखन की शैली के ठीक उल्टी है। इसमें क्लाइमैक्स बिल्कुल आखिर में आता है और इसे उल्टा पिरामिड कहा जाता है। इसीलिए इसको उल्टा पिरामिड हम कहते हैं, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सबसे ज़रूरी सूचना, यानी कि जो क्लाइमैक्स है, पिरामिड में सबसे निचले हिस्से में नहीं होती, बल्कि उसको सबसे ऊपर रखा जाता है। हालांकि शैली का प्रयोग 9वीं सदी के मध्य से शुरू किया था, लेकिन इसका विकास अमेरिका के गृह युद्ध में हुआ था। उस समय संवाददाताओं को अपनी खबरें टेलीग्राफ संदेशों के जरिए भेजनी पड़ती थी, जिनकी सेवाएं महंगी थी, अनियमित थी और दुर्लभ थी। इस बार कई बार जो है तकनीकी कारणों के कारण जो है वो सेवा ठप हो जाती थी। इसलिए संवाददाता इस घटना को खबर की कहानी की तरह विस्तार से लिखने की बजाय उसे संक्षेप में देनी होती थी। इस तरह उल्टा पिरामिड शैली का विकास हुआ और धीरे धीरे लेखन और संपादन की सुविधा के कारण यह शैली लेखन की मानक स्टैंडर्ड जो है वो बन गई है, मानक शैली बन गई है। समाचार लेखन के जो हैं 6 प्रकार बताए गए हैं। किसी भी समाचार लिखते हुए मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। ठीक है, इस क्या, किससे, कहाँ, कब और क्यों और कैसे, इनको जो है हम 6 ककारों के रूप से के नाम से भी जानते हैं। किसी घटना, समस्या या विचार से संबंधित खबर लिखते हुए इन 6 ककारों को ही ध्यान में रखा जाता है। समाचार के मुखड़े यानी कि पहले पैराग्राफ,
यह शुरुआती 2-3 पंक्तियों में आमतौर पर 3 या 4 ककारों को आधार बनाकर खबर लिखी जाती है। ये 4 ककार हैं क्या, कौन, कब और कहाँ। इसके बाद समाचार की बॉडी में और किसी समापन के पहले बाकी 2 ककारों जैसे कैसे और क्यों का जवाब दिया जाता है और इस तरह 6 ककारों के आधार पर समाचार तैयार होता है। ये 4 ककार देखो कि 4 ककार हैं क्या, कौन, कब और कहाँ। इसके बाद समाचार की बॉडी में समापन से पहले बाकी 2 ककारों जैसे कैसे और क्यों का जवाब दिया जाता है। इस तरह 6 ककारों के आधार पर समाचार तैयार होता है। इसमें से पहले 4 ककार क्या, कौन, कब और कहाँ सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं, जबकि बाकी 2 ककारों कैसे और क्यों में विवरणात्मक, व्याख्यात्मक, विशेषणात्मक पहलू पर जोर दिया जाता है। ठीक है, अब समाचार में प्रकाशित एक समाचार पर गौर कीजिए। ये कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। ठीक है, ये इसके उदाहरण दिए गए हैं। ये जितने भी पैराग्राफ इसमें दिखाए गए हैं, इसमें जो पैराग्राफ है यानी कि जो मुखड़ा है, इसमें 4 ककारों का प्रयोग किया गया है, क्या, कौन, कब और कहाँ। इनके बाबत जो है वो पूरी जानकारी दी जाती है, जबकि उसके बाद के जो 3 पैराग्राफ है उसमें 2 अन्य ककारों कैसे और क्यों के जरिए दुर्घटना के कारणों पर रोशनी डाली गई है। यानी कि जो खबर जब हम देते हैं तो पहले 4 ककारों को पहले बताया जाता है और जो दूसरे के जो 2 ककार बचते हैं कैसे और क्यों, उनके बाद जो है उन पर प्रकाश डाला जाता है, उनको लिखा जाता है। अधिकांश समाचार इसी शैली में लिखे जाते हैं, लेकिन कभी कभी अपने महत्व के कारण कैसे और क्यों भी समाचार के मुखड़े में आ सकते हैं। एक और बात याद रखने की है कि समाचार में सूचना के स्रोत यानी कि जिससे जानकारी मिली है उसको भी अवश्य उद्धृत करना चाहिए। जैसे उपरोक्त समाचार में प्रत्यक्ष दर्शनियों और आपात मामलों के मंत्री को उद्धृत किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं फीचर क्या होता है। अखबारों में समाचारों के अलावा भी कई तरह के जो पत्रकारीय लेखन छपता है, जिसमें फीचर प्रमुख है। समाचार और फीचर के बीच स्पष्ट अंतर होता है। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है, जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना भी होता है। फीचर समाचार की तरह पाठकों को तत्कालिक घटनाओं से अवगत नहीं कराता। फीचर लेखन की शैली भी समाचार लेखन की शैली से अलग होती है। समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता, तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है। यानी समाचार लिखते हुए रिपोर्टर हमें अपने विचार नहीं डालता, जबकि फीचर में लेखक के पास अपनी राय, अपना दृष्टिकोण, अपनी भावनाएं जाहिर करने का अवसर होता है। दूसरी बात है कि फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता। यानी फीचर लेखन का कोई तय ढांचा नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। फीचर लेखन की शैली काफ़ी हद तक कथात्मक शैली होती है। तीसरा बात यह है कि फीचर लेखन की जो भाषा है समाचारों के विपरीत सरल, रूपात्मक, आकर्षक और मन को छूने वाली होती है। फीचर की भाषा में समाचारों की स्पष्ट बयानी नहीं चलती, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि फीचर की भाषा और शैली को अलंकारिक और द्रूह बना दिया जाए। चौथी बात ध्यान देने योग्य है कि फीचर में समाचारों की तरह शब्दों की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती। फीचर आमतौर पर समाचार रिपोर्ट से बड़े होते हैं। अखबारों और पत्रिकाओं में 250 शब्दों से लेकर 2000 शब्दों तक के फीचर छपते हैं। एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स का आदि का होना ज़रूरी होता है। फीचर का विषय कुछ भी हो सकता है। हल्के फुल्के विषयों से लेकर गंभीर विषयों और मुद्दों पर भी फीचर लिखा जा सकता है। जैसा आपके स्कूल के एक परिचयात्मक फीचर लिखने के लिए लेकर उसका सालाना समारोह या उसकी शैक्षणिक यात्रा, स्टडी टूर पर केंद्रित फीचर लिख सकते हैं। दरअसल फीचर एक तरह का ट्रीटमेंट है जो आमतौर पर विषय और मुद्दे की ज़रूरत के मुताबिक उसे प्रस्तुत करते हुए दिया जाता है। यही कारण है कि समाचार और फीचर अलग अलग होने के बावजूद भी समाचारों की फीचर शैली में भी लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बताते हैं कि लेकिन यह जो समाचार है वो फीचर शैली में नहीं लिखा जा सकता। फीचर शैली का इस्तेमाल हल्के फुल्के, नरम और मानवीय रुचि समाचारों से लिखते हुए किया जा सकता है।
अब बात करते हैं कि फ़ीचर कैसे लिखा जाता है। फ़ीचर लिखते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। पहली बात यह है कि फ़ीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें उस विषय से जुड़े लोगों यानी कि जो पात्र हैं उनकी मौजूदगी ज़रूरी है। दूसरे, कहानी को उसके ज़रिए कहने की कोशिश की जानी चाहिए, यानी पात्रों के माध्यम से उस विषय के विभिन्न पहलुओं को सामने लेकर आना चाहिए, यानी कि इसमें पात्र होना ज़रूरी है। तीसरी बात, वो कहते हैं कि कहानी को बताने का अंदाज ऐसा हो कि आपके पाठक ये महसूस करें कि वो खुद देख रहे हैं या सुन रहे हैं। चौथी इम्पोर्टेंट बात ये है कि फ़ीचर को मनोरंजक होने के साथ साथ सूचनात्मक भी होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ उदाहरण जो हैं वो आपके फ़ीचर के उदाहरण हैं, जिसमें पिक्चर भी हैं और फ़ीचर भी हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि फ़ीचर को किसी बैठक या सभा की कार्यवाही विवरण की तरह नहीं लिखना चाहिए। साथ ही साथ फ़ीचर कोई नीरस या शोध रिपोर्ट नहीं है। वह बड़ी घटनाओं, कार्यक्रमों और आयोजनों की सूखी और बेजान रिपोर्ट भी नहीं है। फ़ीचर आमतौर पर तथ्यों, सूचनाओं और विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण और विश्लेषण होता है। फ़ीचर की कोई ना कोई थीम होनी चाहिए। उस थीम के इर्द गिर्द सभी प्रासंगिक सूचनाएं, तथ्य और विचार गुथे होने चाहिए। फ़ीचर कई प्रकार के होते हैं, जिसमें समाचार बैकग्राउंड, खोजपरक फ़ीचर, साक्षात्कार फ़ीचर, जीवन शैली फ़ीचर, रूपात्मक फ़ीचर, व्यक्तिगत चित्र फ़ीचर, यात्रा फ़ीचर और विशेष रुचि के फ़ीचर प्रमुख हैं। ठीक है, अब वो बताते हैं आगे कि फ़ीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा या फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए आप फ़ीचर कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। हर फ़ीचर का एक प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। प्रारंभ आकर्षक और उत्सुकता पैदा करने वाला होना चाहिए। हालांकि प्रारंभ, मध्य और अंत को अलग अलग देखने के बजाय पूरे फ़ीचर को समग्रता में देखना चाहिए। लेकिन अगर फ़ीचर का प्रारंभ आकर्षक, रोचक और प्रभावी हो तो बाकी पूरा फ़ीचर भी पठनीय और रोचक बन जाता है। जैसे अगर आप किसी जाने माने व्यक्ति पर एक व्यक्तिगत फ़ीचर तैयार कर रही हैं तो उसकी शुरुआत किसी ऐसी घटना के उल्लेख से कर सकते हैं जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी, या उसके शुरुआत उनकी किसी ताज़ा उपलब्धि के ब्यौरे से हो सकती हैं, और फिर फ़ीचर को उनके पिछले जीवन के संघर्षों की ओर मोड़ा जा सकता है। उसके बाद फ़ीचर में अनेक और कुछ करीबी लोगों और उनकी उपलब्धियों से वाकिफ़ विशेषज्ञों की दिलचस्प, आकर्षक और ख़ास वक्तव्यों को उद्धृत करते हुए उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया जा सकता है। फ़ीचर में एक या दो ऐसी घटनाओं को खुद उसकी ज़बान में पेश किया जा सकता है जो न सिर्फ दिलचस्प और अनूठी हों, बल्कि उससे उनके जीवन में अहम क्षणों पर रोशनी पड़ती हो। फ़ीचर के आखिरी हिस्से में उनकी भविष्य की योजनाओं पर फोकस किया जाना चाहिए। वे उसके अपने सामने क्या चुनौतियाँ देखते हैं, उनसे निपटने की क्या क्या तैयारियाँ की हैं, यहाँ तक कि स्वयं उनसे उद्धृत कर सकते हैं। इस तरह फ़ीचर का प्रारंभ, मध्य और अंत का यह एक संभावित ढांचा होता है। लेकिन असली चुनौती यह है कि प्रारंभ, मध्य और अंत को सहज और स्वाभाविक तरीके से एक साथ कैसे बांधें। हर पैराग्राफ अपने पहले के पैराग्राफ से सहज तरीके से जुड़ा हो और शुरू से आखिर तक प्रवाह और गति बनी रहे। यह सुनिश्चित करने के लिए पैराग्राफ छोटे रखिए, एक पैराग्राफ में एक पहलू पर ही फोकस कीजिए। ठीक है, अब बारी आती है विशेष रिपोर्ट लेखन की, कि विशेष रिपोर्ट कैसे तैयार की जाए। अखबारों और पत्रिकाओं में सामान्य समाचारों के अलावा गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर विशेष रिपोर्ट भी प्रकाशित होती हैं। ऐसी रिपोर्ट को तैयार करने के लिए किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहरी छानबीन की जाती है। उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है। तथ्यों के विश्लेषण के जरिए उसके नतीजे, प्रभाव और कारणों को स्पष्ट किया जाता है। विशेष रिपोर्ट के कई प्रकार होते हैं: खोजी, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, विवरणात्मक रिपोर्ट। विशेष रिपोर्ट के कुछ प्रकार हैं। खोजी रिपोर्ट में रिपोर्ट मौलिक शोध और छानबीन के जरिए ऐसी सूचनाएं या तथ्य सामने लाता है जो सार्वजनिक तौर पर सबसे पहले उपलब्ध नहीं होती, यानी कि लोगों से छिपाकर जिस चीज़ों को जो है रखा जाता है, ऐसी चीज़ों को उजागर करना, उसको खोजी रिपोर्ट कहते हैं। खोजी रिपोर्ट का इस्तेमाल आमतौर पर भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए किया जाता है।
इन डेप्थ रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है और उसके आधार पर किसी घटना, समस्या या मुद्दे या से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया जाता है। इसी तरह विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में जोर किसी घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों के विश्लेषण या व्याख्या पर होता है, जबकि विवरणात्मक रिपोर्ट में किसी घटना या समस्या के विस्तृत और बारीक विवरण को प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। आमतौर पर विभिन्न प्रकार के विशेष रिपोर्टों को समाचार लेखन का उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखा जाता है, लेकिन कई बार ऐसी रिपोर्टों को फीचर शैली में भी लिखा जाता है। चूँकि ऐसी रिपोर्ट सामान्य समाचारों की तुलना में बड़ी और विस्तृत होती हैं, इसलिए पाठकों की रुचि बनाए रखने के लिए कई बार उल्टा पिरामिड और फीचर दोनों ही शैलियों को मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। रिपोर्ट बहुत विस्तृत और बड़ी हो तो उसे श्रृंखलाबद्ध करके कई दिनों तक किस्तों में छापा जाता है। विशेष रिपोर्ट की भाषा सरल, सहज और आम बोलचाल की होनी चाहिए। विशेष रिपोर्ट का यहाँ पर एक उदाहरण जो है वो प्रस्तुत किया गया है। ये आपकी एक रिपोर्ट है जिसको जो है वो छापा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम विचारपरक लेखन, लेख, टिप्पणियाँ और संपादकीय। ठीक है, अखबारों में समाचार और फीचर के अलावा विचारपरक सामग्री का भी प्रकाशन होता है। कई अखबारों की तरह अखबारों की पहचान उनके वैचारिक रुझान से होती है। एक तरह से अखबारों में प्रकाशित होने वाले विचारपूर्ण लेखन से उस अखबार की छवि बनती है। अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय अग्रलेख, लेख और टिप्पणियाँ इसी विचारपरक पत्रकारीय लेखन की शैली में आते हैं। इसके अलावा विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों या वरिष्ठ पत्रकारों के जो कॉलम हैं उस पर भी विचारपरक लेखन की तहत आते हैं। कुछ अखबारों में संपादकीय पृष्ठ के सामने ऑप एड पृष्ठ पर भी विचारपरक लेख, टिप्पणियों और स्तंभ प्रकाशित होते हैं। अब बारी आती है संपादकीय लेखन की। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को उस अखबार की अपनी आवाज़ माना जाता है। संपादकीय के जरिए अखबार किसी घटना, समस्या या मुद्दे के प्रति अपनी राय प्रकट करते हैं। संपादकीय किसी व्यक्ति विशेष या विचार नहीं होता, इसलिए उसे किसी के नाम से नहीं छापा जाता। संपादकीय लिखने का दायित्व उस अखबार में काम करने वाले संपादक और उनके सहयोगियों पर होता है। आमतौर पर अखबारों में सहायक संपादक संपादकीय लिखते हैं। कई बाहर का लेखक या पत्रकार संपादकीय नहीं लिख सकता। अखबार में कुछ में 3, कुछ में 2, कुछ में केवल 1 संपादकीय प्रकाशित होता है। संपादकीय का एक उदाहरण जो है यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, ये है आपका संपादकीय का उदाहरण। उसके बाद बारी आती है स्तंभ लेखन की। ठीक है, जैसे संपादकीय लेखन होता है उसी तरह स्तंभ लेखन भी विचारपरक लेखन का एक प्रमुख रूप है। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने खास विचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं। उनकी अपनी एक लेखन शैली है जो विकसित होती है। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता को देखकर अखबार उन्हें एक नियमित स्तंभ लेखन का जिम्मा दे देते हैं। स्तंभ का विषय चुनने और उसमें अपने विचार व्यक्त करने की स्तंभ लेखन को पूरी छूट होती है। स्तंभ में लेखन के विचार अभिव्यक्त होते हैं। यही कारण है कि स्तंभ अपने लेखकों के नाम पर जाने और पसंद किए जाते हैं। कुछ स्तंभ इतने लोकप्रिय होते हैं कि अखबार इनके कारण भी पहचाने जाते हैं, लेकिन नए स्तंभों को स्तंभ लेखन का मौका नहीं मिलता। ठीक है, ये जो है आपका उदाहरण है स्तंभ लेखन। बच्चों को स्वाधीन बताओ। ठीक है, हम स्वतंत्र हैं, ये स्तंभ लेखन है। ठीक है, उसके बाद आता है संपादक के नाम पत्र। अखबारों में संपादकीय पृष्ठ और पत्रिकाओं की शुरुआत संपादक के नाम पाठकों के पत्र भी प्रकाशित होते हैं। सभी अखबारों में यह एक स्थायी स्तंभ होता है। यह पाठकों का अपना स्तंभ होता है। इस स्तंभ के जरिए अखबार के पाठक न सिर्फ विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं, बल्कि जन समस्याओं को भी उठाते हैं। एक तरह से ये स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है। जरूरी नहीं कि अखबार पाठकों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सहमत हो। यह स्तंभ नए लेखकों के लिए लेखन की शुरुआत करने और उन्हें हाथ मांझने का भी अच्छा अवसर देती है।
लेख, ठीक है। सभी अखबार संपादकीय पृष्ठ पर सामयिक मुद्दों पर वरिष्ठ जो पत्रकार हैं उन विषयों के विशेषज्ञों के लेख प्रकाशित होते हैं। इन लेखों में किसी विषय या मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाती है। लेख विशेष रिपोर्ट और फीचर से इस मामले में अलग हैं। उसमें लेखक के विचारों को प्रमुखता दी जाती है, लेकिन ये विचार तथ्यों और सूचनाओं पर आधारित होते हैं। लेख लिखने के लिए पर्याप्त तैयारी ज़रूरी होती है। इसके लिए उस विषय से जुड़े तथ्यों और सूचनाओं के अलावा पृष्ठभूमि सामग्री भी जुटानी पड़ती है। यह भी देखना चाहिए कि उस विषय में दूसरे लेखकों और पत्रकारों के क्या विचार हैं। लेख की कोई एक निश्चित शैली नहीं होती, हर लेखक की अपनी अलग शैली होती है। लेकिन अगर आप अखबारों और पत्रिकाओं के लिए लेख लिखना चाहते हैं तो शुरुआत उन विषयों से करनी चाहिए जिस पर आपकी अच्छी पकड़, अच्छी जानकारी हो। लेख का भी एक प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। लेख की शुरुआत में अगर उस विषय के सबसे ज़्यादा प्रसंग या घटनाक्रम का विवरण दिया जाए, फिर उससे कुछ अन्य पहलुओं को सामने लाया जाए तो लेख का प्रारंभ आकर्षण बन जाता है। इसके बाद तथ्यों की मदद से विश्लेषण करते हुए आखिर में आप अपना निष्कर्ष या मत प्रकट कर सकते हैं। अब बारी आती है साक्षात्कार या इंटरव्यू की। समाचार माध्यमों में साक्षात्कार का बहुत महत्व है। पत्रकार एक तरह से साक्षात्कार के जरिए ही समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट या अन्य कई तरह के पत्रकारीय लेखन के लिए कच्चा माल इकट्ठा करते हैं। पत्रकारीय साक्षात्कार और सामान्य बातचीत से ये फ़र्क होता है कि साक्षात्कार में एक पत्रकार किसी अन्य व्यक्ति के तथ्य, उसकी राय, उसकी भावनाएं जानने के लिए सवाल पूछता है। साक्षात्कार का एक स्पष्ट मकसद और ढांचा होता है। एक सफल साक्षात्कार के लिए आपके पास न सिर्फ ज्ञान होना चाहिए बल्कि उसमें संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य और साहस जैसे गुण भी होने चाहिए। एक अच्छे और सफल साक्षात्कार के लिए ज़रूरी है कि आप जिस विषय पर और जिस व्यक्ति के साथ साक्षात्कार करने जा रहे हैं उसके बारे में आपके पास पर्याप्त जानकारी हो। दूसरे, आप साक्षात्कार से क्या निकलवाना चाहते हैं इसके बारे में स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये सवाल पूछने चाहिए कि किसी अखबार के एक आम पाठक के मन में क्या हो सकता है। साक्षात्कार को अगर रिकॉर्ड करना संभव हो तो बेहतर है, लेकिन अगर वह संभव ना हो तो साक्षात्कार के दौरान आप नोट्स लेते रहें। साक्षात्कार को लिखते समय आप दो में से किसी भी एक तरीका, कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं। एक साक्षात्कार को सवाल और फिर जवाब के रूप में लिख सकते हैं या फिर उसे एक आलेख की तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है एक उदाहरण दिया गया है, व्यक्तिगत फीचर समाचार का एक उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। अब यहाँ पर जो है हमारे पाठ की समाप्ति होती है। ठीक है, इसको अच्छे से बेटा समझ लीजिए, क्या फीचर क्या है, आलेख क्या है, समाचार किस प्रकार से लिखे जाते हैं और 6 ककार जो हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िए और समझिए।